हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे इस चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पाठ एक वास्तविक संख्या के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गणित में पाठ एक वास्तविक संख्या के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज हमने बता दिया है। इसमें हम बताने वाले हैं कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 100% यही आने के चांसेज हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक प्रश्न को बिल्कुल तैयार कीजिएगा। इसमें 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जो कि वास्तविक संख्या से पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद से हम हर चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले कि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद से हम धीरे धीरे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ भी बढ़ेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल ही तैयार करके जाइएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक है, और ऑप्शन दिया है यम, m+1, 2m, 2m+1। इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। ये 2015 और 2018 में आ चुका है, पीछे भी कई सालों से पूछा जा रहा है। आप इसको बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चंस का कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, इसमें से कौन धनात्मक समपूर्णांक है, यानी सम कौन है, यही देखना है। तो देखिए, जो हम जानते हैं कि 2 से जो विभाजित हो जाता है, 2 से जो कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यम को 2 से अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा। यम प्लस, देखिए यम को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ आएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा, कटेगा ही नहीं। तो यम/2 क्या है, विषम है, यानी कि यह सम नहीं है। तो हमें सम देखना है, कौन सम है। m+1 को देखते हैं। m+1 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो एक बार तो m/2 होगा, प्लस में 1/1/2 होगा। तो m/2 भी नहीं विभाजित होगा और यह भी नहीं विभाजित होगा, यानी कि m+1/2 विभाजित नहीं होगा, यानी कि यह भी विषम है। अब देखिए 2m को देखते हैं। 2m को देखेंगे तो 2m को अगर 2 से विभाजित करें तो ये हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1 यम आ जाएगा, यानी कि यह विभाजित हो जाएगा। तो यह विभाजित हो जाएगा तो यह सम संख्या है। तो हमें सम धनात्मक पूर्णांक मिल गया, और वो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही है। कैसे चेक किया हमने, 2 से भाग दे करके। ठीक है, जो 2 से कट जाएगा वो विभाजित होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन 2 है, दो संख्याओं a तथा b का HCF 5 है तथा एलसीएम 200 है, तब a व b का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे आपके लिए एक सूत्र बता रहे हैं। देखिए एक सूत्र होता है, हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि लस गुणे मस, लस गुणे मस, यानी कि एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। प्रश्न में कहा है कि ए गुणे बी, यानी कि ए और बी का गुणनफल क्या होगा। अगर HCF एलसीएम दिया हो तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, ए गुणे बी। तो ए गुणे बी का ही तो हमें ज्ञात करना है, यानी गुणनफल ज्ञात करना है। एलसीएम कितना दिया गया है, देखिए एलसीएम दिया गया है 200 और HCF दिया गया है 500। तो 200 गुणे में 5 कर देंगे, सॉरी 500 नहीं है, 5 दिया गया है। तो 200 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1000। तो ये निकल गया ए गुणे बी, यानी कि ए और बी का गुणनफल क्या निकल गया, 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 की है उसी पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्याओं 306, 657 का HCF 9 है तो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखिए हमने अभी बताया कि दो मस और लस, ठीक है, हमने बताया कि एलसीएम गुणे में HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि HCF और एलसीएम, एलसीएम और HCF मतलब HCF दिया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। और संख्याएं कौन कौन सी है, एक संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी है, एक तो 306 और एक
एक तो 306 और एक 657 है। ये दो संख्याएं दी गई है, इसमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को हम वैसे ही लिख देंगे, गुणे में एचसीएफ 9 दिया है, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे में 657 यानी 657 और बट्टा में भागा में आ जाएगा ये 9 इधर, ठीक है। अब 9 से 306 को काटेंगे, 9 से 306 को काटते हैं, कितने बार में कटेगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसको काटते हैं तो 9 3 का 27, ठीक है। 3 बचेगा, इधर जाएगा 9 चौका 36 यानी कि 34 गुणे 657 आ गया। अब 657 में 34 का गुणा करा देंगे, 657 में 34 से गुणा कराइए, 4 सत्ते 28 की 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 2 22, 4 छक 24 और 26, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15 2 17 और 3 छके 18 1 19 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 8 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 और ये हो जाएगा 2। ये अच्छा हमारा आंसर एलसीएम बराबर आ गया 2 2 3 3 8 यानी कि 22,338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन में हमारा बी नंबर जो है 22,338 है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यम का मान होगा। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। देखिए 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 यम के रूप में लिखा जाता है, यानी कि किसका किसका, 65 और 117 का एचसीएफ इस प्रकार से लिखते हैं। इस एचसीएफ को किस रूप में लिखा जा रहा है, 65 यम माइनस 117 के रूप में लिखा जा रहा है। तो हमें यम का मान ज्ञात करना है, ये जो यम है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 65 और 17 का आया ना, तो सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे 65 और 17 का, ठीक है। तो 65 और 117, 65 और 117 में 117 बड़ा है तो अंदर रखेंगे और 65 को बाहर रखेंगे। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में जाएगा 65 होगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 6 5 बचेगा, यहाँ पे 52 हुआ, 65 अंदर आ जाएगा और 52 से निकालेंगे तो एक बार में जाएगा। अगर 65 में से 52 को घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 52 को यहाँ पे रखेंगे। अब 13 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 13 चौका 52, तो ये 4 बार में कट गया, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि जब 0 आ गया तो यह जो भाजक है यही तो हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ बराबर आ गया 13, एचसीएफ बराबर 13 आ गया। यानी कि इस एचसीएफ 65 और 117 की जगह पे हम 13 लिख सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ इसका निकाले हैं तो 13 आया है, और बराबर में 65 यम माइनस का 117, ठीक है। अब देखिए इस 117 को हम इधर भेजेंगे, यानी 117 को हम इधर भेजेंगे या फिर 65 को इधर और 13 को इधर भेज लेंगे, कैसे भी करके इससे पक्षांतर करेंगे ताकि एक साइड में 65 यम बचा रहे। तो 65 यम को एक साइड में रखने के लिए 117 को इधर लाएंगे तो 13 हो जाएगा, ये माइनस में 117 है तो इधर आके प्लस में 117 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 65 का यम, ठीक है। अब इस 65 यम को इधर कर लेते हैं और इस 117 और 13 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 130, ठीक है। ये 7 3 10 1 1 2 और 1 ये हो जाएगा, ठीक है। 130 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे यम बराबर निकालना चाहें तो ये 65 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा, 130 बट्टा में 65 हो जाएगा, ठीक है। अगर यम बराबर निकाले तो 65 दूना के क्या होता है 130, 65 दूना 130, तो यम बराबर क्या निकल गया 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा m बराबर 2, यानी यम का मान क्या निकला 2। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये 2 है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी बहुविकल्पी थे खत्म हो चुके हैं। अब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना, जब भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम परिमेय मान लेंगे, यानी √5 को हम परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ
Q इज नॉट इक्वल 0 होता हो, Q बराबर 0 ना हो, वहाँ पे हम P बाई क्यू लिख सकते हैं। तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं P बाई क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट है, इधर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए, इस करणी को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √5 का वर्ग इधर भी वर्ग हो जाएगा, बराबर में P बाई क्यू का वर्ग इधर भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने पर हम ये पाएंगे कि √5 का वर्ग इस 2 से इस रूट को काट देगा और बचेगा क्या, बस 5, बराबर में P का वर्ग P² बटा में Q का वर्ग Q², ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम Q² को इधर पक्षांतर करें और 5 को इधर लाएं और Q² को इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा Q² बराबर में P² बटा में 5। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। क्या नोटिस करना है कि देखिए 5 जो है ना P² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 अगर नीचे है, बट्टा में है, बट्टा में कोई भी संख्या होती है तो वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती है, यानी काटती है। तो 5 P² को काट रहा है, यानी कि विभाजित कर रहा है। तो अगर 5 P² को हम P गुणे P लिख सकते हैं, बट्टा में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 अगर P² को विभाजित कर रहा है, यानी कि इस P को भी विभाजित कर रहा है, P को भी विभाजित कर रहा है, सिंगल P को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे अतः यहाँ 5 P² को विभाजित कर रहा है। इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। अगर P² को विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा। इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद एक चरण और इतना ही करना है, जो कि सिद्ध कर देगा कि 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, लिखेंगे आगे, माना P बराबर 5R है, जहाँ R एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर देखिए 5 P बराबर 5R है, जहाँ पे R क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए P की जगह पे हम लिखेंगे, तो P की जगह पे हम यहाँ पे क्या निकाले थे, देखिए P का मान हम क्या रख सकते हैं, 5 बराबर P² बाई Q² है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि P² बराबर इस Q² को इधर भेजेंगे तो इधर बस P² बचेगा, वही हम P² इधर लिखे हैं, और इस Q² को इधर भेजेंगे तो 5Q² हो जाएगा। यानी कि P² बराबर क्या निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5Q²। यानी कि अगर हम इसका वर्ग कर दें, तो यहाँ पे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अगर इधर वर्ग करते हैं तो इधर P² हो जाएगा, बराबर में 5 × 25 हो जाएगा, 25R² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ना, इसका वर्ग करेंगे तो 5 × 25 और R का वर्ग करेंगे तो R²। अब देखिए P² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P² बराबर 5Q² है, तो P² की जगह पे हम लिख सकते हैं 5Q² बराबर में 25R²। ठीक है, अब देखिए इस 5 से इस 25 को हम सिंपली काट सकते हैं, तो ये हो गया 5 बार में कट जाएगा, यानी कि Q² बराबर निकल गया 5R²। ठीक है, अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम 5 को इधर भेजें तो Q² बट्टा में 5 हो जाएगा, बराबर में R² आ जाएगा। यानी कि लिखने का मतलब ये है इसका कि R² बराबर हो जाएगा Q² बट्टा में 5। सेमी तो है, दोनों एक ही लिख दिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसा कि हमने इसमें नोटिस किया था कि 5 P² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ भी नोटिस करनी है कि 5 Q² को भी विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 Q² को विभाजित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, Q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 सिंगल Q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए जो कंडीशन, जो स्थितियाँ दोनों निकली है, यहाँ पे स्थिति निकली है कि 5 P को विभाजित कर रहा है
और यहाँ पे 5 क्यू को विभाजित कर रहा है। और परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये हमने माना था, हमने परिकल्पना किया था यहाँ पे कि यहाँ पे माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, यानी कि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू क्या हो गई, यहाँ पे हमारी परिकल्पना गलत साबित हो गई, क्योंकि 5 तो पी को भी काट दे रहा है और क्यू को भी काट दे रहा है, तो इसलिए हमारी परिकल्पना गलत होगी और यह √5 जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अंतिम चरण हमको लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे लिखना है, चूँकि 5 क्यू तथा पी, या पी तथा क्यू लिख सकते हैं, दोनों को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः यह सिद्ध होता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसके आगे थोड़ा सा आपको कुछ लिखना है, इतना लिखने के बाद से आपको लिखना है यह एक अपरिमेय संख्या, ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद से लिखना है क्योंकि हमारी अवधारणा, यानी कि जो कल्पना किए थे कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत है, गलत है, ठीक है, इसलिए यह का √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो अच्छे से इसको तैयार कर लें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम परिमेय मानते हैं, जैसा कि √5 हमने किया, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध किया था। उसी तरह से 6 को भी करेंगे। तो देखिए मानेंगे, सबसे पहले माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसको सबसे पहले हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अगर हम इसे परिमेय मान लेंगे तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल 0 हो, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल 0 हो। तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी बाई क्यू, लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर हम इसको उलाट दें, इसको, इस √2 को ऊपर और 1 को नीचे लिखें, तो यहाँ पे केवल √2 लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे 1 लिखें या ना लिखें, बात वही हुई। तो √2 बराबर हो जाएगा पी बाई, अब यहाँ पे देखिए ये उल्टा है ना, तो ये भी उल्टेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने गलत किया था। यहाँ पे क्यू चला जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे, ठीक है, इस प्रकार से ये भी उलट जाएगा। और जब ये उल्टा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रूट है, √2 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि अपरिमेय कैसे है, इसके बट्टा में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन यह अपरिमेय कैसे हुआ, बट्टा में कुछ है तो अपरिमेय कैसे होगा। लेकिन देखिए अपरिमेय इसलिए होगा क्योंकि इसमें रूट है, और किसी भी संख्या पर रूट लगी हो तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसा कि हमने √5 को सिद्ध भी किया है कि उस 5 पे रूट लगा था तो वह एक अपरिमेय संख्या कहलाती थी। ऐसे ही 2 पर अगर रूट लगा है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, तो यह क्या हो गई, अपरिमेय। और बराबर में क्यू बाई पी के रूप में है या पी बाई क्यू के रूप में है, बात वही हुई, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। जो इस रूप में रहता है बट्टा के रूप में, उसे हम परिमेय कहते हैं। तो क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है, हमारी परिकल्पना गलत हुई। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या। ये हमने लिखा, जो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, एक परिमेय संख्या, ये हमने लिख दिया। उसके बाद से लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा या हमारी कल्पना गलत है तथा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये 2-3 लाइन में ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको कीजिएगा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसको हल करते समय क्या करेंगे, अगर सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमने बताया है कि कभी भी किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सबसे पहले उसे मान लेंगे कि वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 को माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, इसे हम मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर इसे हम परिमेय संख्या मान सकते हैं तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल 0 हो, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस 3 + 2√5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम परिमेय माने हैं। अब देखिए 2√5, यहाँ 2√5 इधर ही रखेंगे और 3 को इधर भेजने का प्रयास करेंगे, तो 2√5 बराबर में आ जाएगा, p/q वैसे ही रहेगा। अब इस 3 को हम इधर भेजे हैं तो यह जा रहा है, तो ये इधर प्लस रखा था तो इधर आकर के माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब देखिए इस √5 को यहाँ पे रखें, अभी पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 2√5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, बट्टा में हो जाएगा, इस q और 1 में गुणा कराएंगे तो q हो जाएगा, 1 का गुणा p में कराएंगे तो p हो जाएगा, माइनस का q का गुणा 3 में कराएंगे तो 3q हो जाएगा, यानी p - 3q/q आ गया। तो अगर हम केवल 5 निकालें, इस 2√2 क्या है, इधर मल्टीपल में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 बराबर हो जाएगा p - 3q, और बट्टा में ये 2 इधर डिवाइड में होगा तो 2q हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर p - 3q/2q हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि √5 को हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध किया था कि वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, और यह क्या है, यह p/q के रूप में है, तो इसे हम परिमेय समझेंगे। यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या और यह अपरिमेय संख्या, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, तो आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अवधारणा माना है तो ये तो गलत साबित हो गया। तो हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है और यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, जो हमने माना था, कल्पना किया था, गलत है। हमारी कल्पना गलत है, यानी विरोधाभास प्रकट कर रही है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे आप कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, किसका एचसीएफ ज्ञात करना है, किसका 135 और 225 का, 135 और 225 का। अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है, तो इसको हम रफ के कार्य में करेंगे। कुछ रफ में हम भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 225 को हम अंदर रखेंगे, क्योंकि 225 135 से बड़ा है। कौन, 225 क्या है, 135 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए हम इधर अंदर रखेंगे और इसको हम 135 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग विधि से इसका मौसा निकालेंगे। तो यह एक बार में जाएगा भाग, तो 135 हो जाएगा, और इस 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इधर से लेंगे, एक 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 9, 9 3 12 होता है, यहाँ पे 0 हो गया। अब इस यहाँ पे करके यहाँ पे इस 135 को अंदर लाते हैं और इससे भाग देते हैं, यहाँ पे 35 है, इससे भाग देंगे तो 90 से अगर 2 बार में देंगे तो 180 आएगा, यानी अधिक आ जा रहा है, एक ही बार में जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा।
अब देखिए यहाँ पे अगर फिर से अंदर लाते हैं 90 को, यानी कि जब तक जीरो ना आ जाए तब तक करते हैं, 90 को अंदर लाते हैं तो इस 45 से अगर काटेंगे तो 2 बार में 90 कट जाएगा, 45 दूना का 90। यहाँ पे जीरो आ गया तो जहाँ पे कट जाएगा वहाँ का जो भाजक होता है यही तो हमारा HCF होता है, यानी कि HCF बराबर क्या आ गया 45, 45 आ गया। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम कैसे करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है। तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए की जगह पे हम रखेंगे ये वाला चीज़, यह जो भाज्य होता है, यानी कि इसका ये भाज्य होता है b भाजक और q भागफल और r शेषफल होता है। देखिए 225 क्या है, कभी भी भाग करते हैं तो ये बीच वाला जो होता है ये भाज्य होता है, यानी a कहलाता है। तो a की जगह पे 225 लिखेंगे, 225 बराबर में, और इसे भाजक कहते हैं, यानी यह b होता है तो b की जगह पे 135 गुणे में, यहाँ पे q की जगह पे 1 रखेंगे, धन में r की जगह पे 90, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद से यहाँ भी भाग दिए हैं, तो यहाँ भाग दिए, जो अंदर लिखते हैं उसे हम a की जगह पे लिखते हैं, जो अंदर है उसे a की जगह पे लिखेंगे, तो a की जगह पे 135 लिख देंगे, और बराबर में b की जगह पे यह जो बाहर होता है 90, और गुणे में यह इसके बाहर होता है उसे हम q की जगह पे लिखते हैं, यानी 1, धन में जो नीचे होता है इसको हम r की जगह पे लिखते हैं, यानी 45, यानी शेषफल होता है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक चरण है हमारा, 45 से 90 में भाग दिए तो 90 अंदर है तो 90 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 45 को हम b की जगह पे लिखते हैं तो 45 लिख देंगे, गुणे में, यानी b और q के बीच में गुणा का संबंध है इसीलिए गुणा लगा रहे हैं, ठीक है, गुणे में। अब यहाँ पे देखिए अगर जो बाहर होता है इसे हम भागफल कहते हैं, यानी q की जगह पे इसे लिखते हैं, तो 2 यहाँ पे लिख दिए प्लस में। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आया है, 0 आया है, यानी कट गया है तो 0 आएगा, तो 0 लिख दिए। अब यहाँ पे हमें HCF क्या प्राप्त हो गया, HCF ऑफ 135 एंड 225 बराबर हो जाएगा ये 45, यानी कि 0 आ जाता है तो जो भाजक बचता है वही तो हमारा HCF होता है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। HCF बराबर हो जाएगा हमारा 135 और 225 का HCF हो जाएगा 45, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो समझ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इनको टफ मानते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन को टफ मानते हैं, लेकिन हम इसमें अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है कि 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है हमारा, कभी भी a जो होता है BQ के गुणनफल धन r यानी शेषफल के बराबर होता है, ठीक है, यानी BQ + r होता है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है, जहाँ पे एक कंडीशन दी होती है कि r जो होता है 0 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, और r से बड़ा b होना चाहिए, यानी कि b का मान हमेशा r से बड़ा और r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे b दिया है b बराबर, देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी 6 + 1 यानी कि b की जगह पे 6 है, BQ + r है ना, तो 6 है, और q की जगह पे q और r की जगह पे 1 है, यानी 6 है, b की जगह पे 6 है, 6 है, यानी कि b बराबर क्या दिया है 6। तो r बराबर हम निकालेंगे तो r का मान हमेशा b से छोटा होता है, तो 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, ठीक है, और 6 तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो उससे छोटा तक ही r का मान होता है। तो इतना निकालने के बाद से हम चलिए हम कुछ चीज़ें इसमें करने वाले हैं, जो कि ये सिद्ध कर देगा कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 का रूप जो होता है विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया। अब देखिए इसको हम करते कैसे हैं, देखिए अब मानेंगे r का मान 0 1 2 3 4 5 आ गया, तो r का मान हर कंडीशन में रख कर देखेंगे, इतने कंडीशन आए हैं, हर कंडीशन में रख कर देखेंगे। तो लिखेंगे जब r का मान 0 हो तब, यानी कि r बराबर जब 0 हो तब क्या होगा, r बराबर 0 हो तब, यानी कि हमें फार्मूला पता है a बराबर BQ + r, ठीक है। तो a की जगह पे हम a रखते हैं, b की जगह पे यहाँ पे 6 निकाले हैं तो 6 रखेंगे, 6q प्लस में r की जगह पे क्या रख देंगे 0, क्योंकि r बराबर 0 हो तब हम निकाल रहे हैं। तो a बराबर क्या निकल जाएगा 6q, जो कि एक सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में 6 कट जाएगा, जो 2 से कट जाता है उसे हम सम कहते हैं। तो यह क्या है
सम है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा कहा है r बराबर 1 लेंगे, जब r बराबर 1 हो तब। तो जब r बराबर 1 हो तब लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, हमें पता है ए ही रहेगा, बराबर में b की जगह पे 6 रखेंगे, q प्लस r की जगह पे अब इस बार 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा a बराबर 6q प्लस में 1। यानी कि यह देख सकते हैं कि यह 2 से विभाजित, यह 6q तो हो जाएगा लेकिन 1 नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा, विषम होगा, यानी कि यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम है। तो पहला तो हमने सिद्ध कर दिया, उसमें प्रश्न में पूछा था कि 6q प्लस 1 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक दिखाना था, तो पहला तो हमें सिद्ध हो गया। अब दूसरा का देखते हैं, अगला ऐसे ही करते जाएंगे तो हमें सम विषम मिलेगा, जो कि सिद्ध कर देगा कि हाँ 6q प्लस 1 के रूप में विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और 6q प्लस 3 के और 6q प्लस 5 के रूप का ही होता है। तो जब r बराबर 2 हो तब, जब r बराबर 2 होगा तब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, हम जानते हैं फार्मूला, a बराबर b की जगह पे 6q प्लस में r की जगह पे अब इस बार 2 रखेंगे, तो ये आ गया a बराबर 6q प्लस में 2, जो कि सम है। सम है, सम कैसे है, देखिए 6q भी विभाजित हो जाएगा 2 से, 2 तिहाई का 6q, और 2 से 2 भी विभाजित हो गया, 2 एकम 2, इसलिए यह सम होगा। ठीक है, अब देखेंगे जब r बराबर 3 हो तब, जब r बराबर 3 होगा तब देखते हैं क्या होगा। जब r बराबर 3 होगा तो हम फार्मूला पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, a की जगह पे a, b की जगह पे 6q प्लस r की जगह पे इस बार 3 रखेंगे, तो ये आ गया। तो यह क्या है, एक सम है कि विषम है, यह विषम है, विषम है। विषम क्यों है, विषम इसलिए है क्योंकि 6q तो 2 से विभाजित हो जाएगा लेकिन 3 2 से नहीं घटेगा, इसलिए यह विषम है। अब देखिए जब r बराबर 4 हो तब, जब r बराबर 4 होगा तब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा फार्मूला होता है, a बराबर और b की जगह पे 6q प्लस r की जगह पे 4 रखेंगे, तो ये आ गया। तो यह क्या है, एक सम है, सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 6q भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए यह सम होगा। अब देखिए जब r बराबर 5 हो तब, r बराबर 5 होगा तो a बराबर बी क्यू प्लस में r, हम जानते हैं a बराबर निकालेंगे b की जगह पे 6q प्लस में r की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो a बराबर 6q प्लस 5 आ गया, यानी कि यह क्या है, विषम है। यह सम नहीं होगा, यह विषम होगा, विषम है। विषम क्यों है, क्योंकि 5 तो 2 से कटेगा ही नहीं, 6q तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, इसलिए यह विषम है। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा था, देखिए मैं एक बार बोल करके आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ये पूछा था कि दर्शाइए कि, देखिए हम क्वेश्चन को दिखा भी देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो हमने यहाँ पे जब दिखाया तो देखा कि r बराबर 0 1 2 3 4 5 हम आज लिख सकते हैं, तो एक बार 0 पर देखा, एक बार 1 पे देखा, 2 पर देखा, 3 पर, 4 पर, 5 पर देखा, तो हमने जब 1 पर रखा तो 6q प्लस 1 के रूप में यह विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा था, और फिर 2 पर रखा तो सम धनात्मक पूर्णांक आ रहा था, यानी कि विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप में आ रहा था, और 6q प्लस 3 के रूप में आ रहा था, और 6q प्लस 5 के रूप में आ रहा था। कौन कौन, विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा था, और हमें सिद्ध करना था, यही दिखाना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमें सिद्ध करना था, जहाँ q कोई पूर्णांक q कोई पूर्णांक हो। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इसके बाद से हम इति सिद्धम लिख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, बस मतलब क्वेश्चन लार्ज था लेकिन सिंपल था क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना ही है, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, समझ में आ रहा है तो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना अगर वो एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए एक सोनिया लड़की है और एक रवि है, और एक गोल है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, और इस वृत्ताकार खेल के मैदान पर अगर मान लीजिए यह एक बिंदु ए है, बिंदु ए है जहाँ पे रवि और सोनिया, यहाँ से रवि और सोनिया
इस वृत्त का चक्कर यानी इस फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं। तो जब रवि चक्कर लगा रहा है तो रवि को केवल 12 मिनट लग रहे हैं, जबकि सोनिया जब चक्कर लगा रही है तो इसको 18 मिनट लग रहा है। यानी कि चक्कर का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना, ठीक है। तो जब सोनिया लगा रही है तो 12 मतलब 18 मिनट लग रहा है, यानी कि इन दोनों के चक्कर लगाने में कुछ अंतर है। तो ये कहा है कि कितने समय बाद अगर वो एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करें यानी चक्कर लगाना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद। देखिए ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आपको मौसम निकाल लेना है, सिंपल से। बस हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन को समझिए। अगर सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है तो 2 चक्कर कितने देर में लगाएगी, 36 मिनट में। और ये सोनिया का है, ठीक है, सोनिया थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए रवि की बात कर रहे हैं। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है तो 3 चक्कर कितने मिनट में लगाएगा, 36 मिनट में। यानी कि 36 मिनट आ गया दोनों में बराबर। यानी जब वो 2 चक्कर लगाएगी तो एक स्थान पे खड़ी हो जाएगी, फिर से जब ये 3 चक्कर वहाँ पे लगा लेगा तब एक इसके स्थान पे आ जाएगा, यानी कि दोनों के स्थान पे, मतलब दोनों एक ही स्थान पे पुनः मिल जाएंगे 36 मिनट के बाद, यानी 36 मिनट के बाद। ये तो क्वेश्चन का रिव्यू हो गया। क्वेश्चन करना कैसे आपको एग्जाम में कैसे करना है, देखिए हल करते समय इसको लिखेंगे, सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय, उसको कितना समय लग रहा है, 12 मिनट। 12 मिनट। तो हम निकालेंगे HCF ऑफ 12 और 18। 12 और 18 का HCF निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 12 का अगर गुणनखंड करते हैं हम तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। और 18 का गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 के घात 2 गुणे में 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात 2, ठीक है, लिख सकते हैं। और जो घात बड़ा होता है उसे ही तो हम HCF में लेते हैं, इसको और इसको ले लेंगे तो HCF बराबर हमारा निकल जाएगा जिस पर घात अधिक होता है। यहाँ पे घात कम है, यहाँ पे घात कम है तो इसको छोड़ देंगे। इस पे घात 2 है तो यानी कि 2 के घात 2 गुणे में 3 के घात 2, 3 के घात 2, ये हो जाएगा। तो इसे हम ले लेते हैं। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो देखिए 2 के घात 2 का मतलब हो गया 4 गुणे में 3 के घात 2 का मतलब 3 तरीके 9। अब देखिए 4 और 9 का गुणा करेंगे तो 4 9 36, यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सलूशन, ये हमारा आंसर आ गया कि 36 मिनट बाद वे मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। हर एक चैप्टर के NCERT का क्वेश्चन और उदाहरण कराने के बाद से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद से हम हर चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर एक बच्चा समझ जाए। देखिए हर एक बच्चा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित में अच्छे अंक लाने के लिए हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम NCERT के सभी सॉल्यूशन कराते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।